तो हम शुरू करते हैं। जहां भी आपको जरूरत हो वहां आप माइक अनम्यूट करके जो है सवाल पूछ सकते हैं। ओके, तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के ऊपर हम बात करेंगे, जिसके अंदर जो है जिसके अंदर इंक्वायरी बेस्ड और ये जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, ये जो ट्रेडिशनल के बजाय हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि और हम नया क्या कर सकते हैं और किस तरह से जो ऑनलाइन लर्निंग हो रही है उसमें हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। जी, हमारे कुछ ये जब आपके पास स्लाइड्स आएंगी ईमेल के थ्रू, तो ये कुछ जो है हमारे लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि हम हर दफा शेयर करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप हमारे सोशल फोरम्स को ज्वाइन करें, जिसके अंदर क्या करते हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि हम आपको अपडेट कर सकें। इसके अंदर हमारे यूट्यूब चैनल का जिक्र नहीं है, जो कि SIPD राशिदाबाद के नाम से है, तो हम चाहेंगे कि आप वो भी सब्सक्राइब करें, जिसके अंदर हम वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। ये आज के दिन का हमारा मीनू है, जिसके अंदर हम शुरुआत करेंगे जिसके अंदर हम शुरुआत करेंगे कि पहले हम कुछ बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्यों IPL जो है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को अडॉप्ट करना चाहिए, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर एज ए टीचर जो है वो हमारा क्या रोल होना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे आज के दिन। तो देखिए, जो सबसे लर्निंग जो है ना, प्रॉब्लम जो या जो चैलेंज जिसको हम कहते हैं, इसको हम प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, जो चैलेंज जिसका हमारे हमें सामना है 21st सेंचुरी लर्निंग के अंदर, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसको देखते हैं। तो जिसके अंदर जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है, उसको फाइंडिंग अ प्रॉब्लम के इश्यूज को आइडेंटिफाई करना। यानी इनके कहने का मकसद ये है कि इस सेंचुरी के अंदर जो क्रिएट जो आसपास हमारे जो मसाइल हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसको समझना जो है वो एक एक चैलेंज है। क्योंकि जाहिर है कि स्कूल की जो स्कूल और जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी तालीम जो है उसको प्रैक्टिकली जो आसपास की जो सोसाइटी है वो उसके मसाइल के साथ या उन इश्यूज के साथ उसका मैच होना बहुत जरूरी है। अगर वो मैच नहीं होता तो वो तालीम जो है वो सिर्फ क्लासरूम की हद तक रह जाती है, वो आगे नहीं जा पाती। इसी तरह से एक और बड़ा चैलेंज आता है कि आप जो है वो जो इल्म है उसको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के अंदर इंटीग्रेट कर सके, रिसोर्सेज, मीडिया, यानी जो कुछ भी आप सीख रहे हैं उसको सोसाइटी के जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं उनके साथ आप रब्त पैदा कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ केमिस्ट्री का माहिर हूँ और मैं बाकी किसी चीज के साथ उसको लिंक नहीं कर सकता, या मैं अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज डिफरेंट सोर्सेज में शेयर नहीं कर सकता, तो मैं फंस जाऊंगा। जैसे आज के जमाने में अभी पिछले 5-6 महीने में हम टीचर्स बड़े एक्सपोज हुए ना, कि अब बहुत बहुत टीचर जो टेक्नोलॉजी के बिल्कुल अलीफ पे नहीं जानते, वो बहुत बुरी तरह से इस सिनेरियो में फंस गए हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन लेक्चर्स देने हैं, ऑनलाइन आपको टीचिंग करनी है, मटेरियल तैयार करना है, आपको क्विजेस बनाने हैं। तो उसमें आप बड़े हैंडीकैप फील करते हैं बहुत सारे टीचर्स, जिनको जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना नहीं आता है। इसी तरह से एक और बड़ा मसला है कि एक जमाने में इंफॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी होती थी ना, वो आपने कहीं से पढ़ ली, कहीं से सुन ली, वो आपके लिए काफी होता था, और वो शायद सच्चाई भी होती थी। लेकिन इस वक्त जो इंफॉर्मेशन है उसका एक फ्लो है ना, और उसके अंदर से, उस फ्लो में से आपको अपने काम की इंफॉर्मेशन को निकालना, वो एक बड़ा कमाल है, और वो लर्न करने की जरूरत है। वरना आपको पता है कि इंफॉर्मेशन जो है किस तरह से मैनुपुलेट की जाती है मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर, मुख्तलिफ किताबों की शक्ल में, और मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग की सूरत में, जो लोगों के जिसको हम कहते हैं ना, कि लोगों का जहन जो है वो तैयार किया जा रहा है, लोगों का जहन बनाया जा रहा है किसी एक खास क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू की जाने। तो अगर आपके अंदर ये जो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी नहीं होगी, तो आप उस एक इंफॉर्मेशन से मैनुपुलेट हो जाएंगे। तो अपने आप को मैनुपुलेट होने से बचाने के लिए इस 21st सेंचुरी के अंदर जो है आपको क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो आना बहुत जरूरी है, और वो आपके लिए एक मेगा रोल अदा कर सकती है। तो इस तरफ आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह से आपको एक और मसला है कि आप अकेले काम नहीं कर सकते, अकेले आप बहुत हद तक आगे नहीं जा सकते। आपको कहीं ना कहीं टीम अप होना पड़ेगा, या तो आप किसी टीम के लीडर होंगे या किसी टीम का
हिस्सा होंगे। बगैर किसी टीम अप के आपको आगे बढ़ना या आपको काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये कोलैबोरेशन करना अपने दोस्तों के साथ, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के साथ, कम्युनिटी से मुराद यहाँ पे प्रोफेशनल कम्युनिटी भी आप ले सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग के लोगों का अपना एक ग्रुप होता है, हम कुछ टीचर्स का अपना ग्रुप होता है, कुछ मैथ्स के टीचर्स का अपना ग्रुप होता है कि वो अपने ग्रुप्स के अंदर सर्वाइव करते हैं। तो उसके अंदर कैसे कोलैबोरेट करना है, कैसे आपने मिंगल करना है, वो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर ये है कि लर्निंग हाउ टू लर्न, कि सीखा कैसे जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आप अब जो है वो आपकी 4 साल की ग्रेजुएशन की तालीम काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपने प्रोफेशन के दौरान जो जो चैलेंजेस आते जाते हैं, जो जो नई नई चीज़ें आती जाती हैं, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस सेंचुरी का, वो पिछले दिनों ही मैं देख रहा था कि इस सेंचुरी का जो सबसे ज़्यादा अलमिया है वो ये है कि इसके अंदर चीज़ें बड़ी तेज़ी से जो है ना वो तब्दील हो रही हैं। तो अपने आप को उन तब्दील होती हुई चीज़ों के साथ सीखना, या अपने आप को उन चीज़ों के साथ एडजस्ट करना, और उस एडजस्टमेंट के लिए आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हम समझते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर लर्निंग को हैं, और ये रियल चैलेंज है जिनको हमें मीट करवाना है और अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना है कि वो उसके साथ मीट कर सकें। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग ये कहते हैं टेल मी एंड आई फॉरगेट, यानी कि अगर आप इस तरह से सिर्फ लेक्चर देते जाएंगे जैसे अभी मैं दे रहा हूँ, तो आप कुछ वक्त में भूल जाते हैं। फिर वो कहते हैं शो मी आई विल रिमेम्बर, कि मुझे अगर दिखाया जाता है तो मुझे याद रह जाता है। मतलब मे कुछ पॉसिबिलिटी है याद रहने की। सॉरी, ये वापस चले गए। शो मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड, यानी मुझे अगर शामिल किया जाएगा किसी चीज में तो मैं अंडरस्टैंड करूंगी। एक ये क्या कहते हैं थ्योरी, अगर हम इसको रिवाइज करें, बड़ी ओल्ड सेइंग है, तो इसमें ये लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड, यानी कि लर्निंग प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया जाएगा तो ये अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब अगर ये दो पास्ट के पीछे की दो अगर आप स्लाइड्स को देखें, जैसे एक ये स्लाइड्स है और एक ये 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं, इनको मीट करने के लिए हम करते क्या हैं अपने स्कूल के अंदर, अपनी क्लासरूम्स के अंदर। हम क्या करते हैं, मैनी टाइम यूज टू इंट्रोड्यूस यूनिट, यानी कि हम कोई सबक या कोई यूनिट पढ़ाते हैं तो पहले हम उसका तारुफ कराते हैं। फिर टीचर जो है एक सिस्टम, एक ये बहुत अच्छी टीचिंग की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद वो कुछ कुछ अच्छे टीचर जो हैं उसका डेमोस्ट्रेशन भी कर देते हैं, उसकी वजाहत भी कर देते हैं, उसको बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन भी कर देते हैं बहुत सारे टीचर। और फिर आस्क हायर ऑर्डर क्वेश्चन, यानी कुछ लोग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, बच्चों ने जवाब दे दिया, हमने कहा वाह वाह वाह, अंडरस्टैंड हो गया। तो इस सारे सिनेरियो के थ्रू जो है हम जो है मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सिनेरियो है, इस तरीके से क्या स्टूडेंट्स को जो है वो सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है? मैं ये समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है। जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसको तैयार करने के लिए ये जो टीचिंग मॉडल है, या ये काफ़ी नहीं है, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। और ऐसा करना पड़ेगा जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकें, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकें, उसको एनालाइज कर सकें, और उससे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें। उसके लिए उसके लिए फिर एक मेथड यूज किया जाता है जिसको इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कहते हैं। लेकिन और जो कि बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में क्या कोई सवाल आता है। आप सवाल को चैट भी कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं। आप शर्माए नहीं, घबराए नहीं, जरूर माइक अनम्यूट करें और पार्टिसिपेट करें इस डिस्कशन के अंदर। जी सवेरा। सर ये तस्वीर को बताएं जी जी देखकर। जी जी। आपके जहन में क्या आता है, ख्याल आता है इस तस्वीर को देखकर? कोई सवाल आता है कोई? जी जी। यहाँ पर मौसम जुरियाली है। ओके। आपको एक मौसम सा नजर आता है, आपके जहन में फौरन ख्याल आता है कि मौसम है ना, कि ये किस किस्म का मौसम है? जी। ओके। किस किस्म का? और सर, बारिश का मौसम नजर आ रहा है, जैसे मौसम खराब हो रहा हो। ओके जी, ओके। बारिश का मौसम अच्छा नजर आ रहा अच्छा, कुछ कभी कभी ये ख्याल आया कि बारिश क्यों होती है और कैसे होती है? है। हाँ, बादल बनते हैं। ओके, मतलब हम क्योंकि कुछ
कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो इसलिए हम कहते जी हैं कि ये बारिश बादल की वजह से होती है। लेकिन जनरली बहुत सारी चीजें देखकर हमारे जहन में ये सवाल उभरता है ना कि ऐसा क्यों होता है, ये है क्या चीज, या ऐसा क्यों होता है। ये बड़ा नेचुरल सा प्रोसेस है ना कि आप जब भी कोई नई चीज जी देखते हैं तो आपके जहन में दो सवाल जरूर उभरते हैं हम्म, कि ये क्या है, ये क्यों है, और ये कैसे चलता है या कैसे होता है। मैं सही कह रहा हूँ जी सवेरा? ओके। अच्छा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कभी कभी एक तस्वीर से काम नहीं चलता। इस तस्वीर को देखकर आपको क्या ख्याल आता है, या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में हो क्या रहा है? जी फरजाना। सर कोई रैली वगैरह निकाल रहे हैं। जी जी, कोई रैली निकाली हाँ जा रही है, कोई एहतजाज हो रहा है। ओके। और ये एहतजाज किसके लिए हो रहा है, कुछ ठीक है, अंदाजा किस चीज लगा के सकते, बारे में? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं एहतजाज किसके लिए हो रहा है? हाँ बताएं सर। जी जी। इंसाफ के लिए हो रहा है। ये इंसाफ के लिए हो रहा है, और किसके लिए इंसाफ मांगा जी मांगा सर। जा रहा है? जॉर्ज फ्लॉयड, है ना, जॉर्ज फ्लॉयड के लिए जी ये लोग इंसाफ मांग रहे हैं। अब अच्छा, ये तस्वीर देखकर हमें तो लगा कि हाँ यार, ये हो इंसाफ के लिए रहा है, और ये एक बंदा है जॉर्ज फ्लॉयड जिसके लिए इंसाफ मांगा जा रहा है ना। इससे ज्यादा इससे जी ज्यादा इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता चल रही। लेकिन क्या ये नेचुरली, जी आपको नेचुरली ख्याल आता है कि हमें ये ढूंढना चाहिए कि ये जॉर्ज फ्लॉयड है क्या, इसके साथ क्या हुआ था, है ना, ये क्यों इसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, क्या ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ मांगना पड़ रहा है? तो क्या ये सवाल उभरा है आपके जहन में, आता है इसको देखकर? बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, बस इस सिनेरियो को रखिएगा। आज की क्या कहते हैं जो बुनियाद पड़ रही है वो इसी सिनेरियो से है। थैंक यू, आप लोगों ने अपना क्या कहते हैं इनपुट दिया, तो मुझे बहुत मजा आता है ना जब सवाल जवाब चल रहे होते हैं। ओके, तो ये एक नेचुरल सा है कि जब भी हम कुछ चीजों को देखते हैं तो हमारे जहन में मोस्टली इसी तरह के सवाल उभरते हैं कि क्यों है, क्या है, कैसे है, कौन था, क्या था। तो इन सवालों के जवाब जो है, अब क्या करना चाहिए? क्या हम इंतजार करें कि कोई बंदा मिले तो उससे ये जवाब पूछें, या एक अच्छा लर्नर जो है इनके जवाब खुद तलाश करता है, और लोगों को इस तरफ तैयार करना कि वो सीख करें, तलाश करें सच्चाई की, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। बेसिकली इंक्वायरी को पहले हम इंक्वायरी के मायने देखेंगे कि इंक्वायरी कहता है, सही हाँ, इंक्वायरी कहता है कि इंक्वायर करें किसकी, सच्चाई की, मालूमात की, इल्म की तलाश करना, और इसको हम इंक्वायरी कहते हैं। और सीकिंग इंफॉर्मेशन बाय क्वेश्चनिंग, यानी जो क्वेश्चन हमारे जहनों में आते हैं उनके बारे में या उनके सवाल ढूंढना, या उनके बारे में जानने को जो है हम इंक्वायरी कहते हैं। तो इंक्वायरी में बेसिकली क्या है कि नेचुरल, यानी कि ये इंसान के अंदर जो है ना, वो नेचुरली इनबिल्ट है कि वो मालूमात ढूंढता है, इल्म ढूंढता है, सच को जानने की कोशिश करता है, और उसके जहन में चीजों को देखकर सवाल उभरते हैं, और वो उन सवालों की जवाबात को ढूंढने या तलाश करने की जुस्तजू करते हैं। इसी इंक्वायरी की जो जुस्तजू है, इसको कहते हैं हम, जो इसको अगर आप अपनी एजुकेशन के अंदर या अपनी क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यानी कि ये जिसको हमने कहा कि ये टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है जिसके अंदर स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चन बनाने में, यानी इसमें क्वेश्चन को फॉर्मुलेट किया जाता है। जैसे आपने वो तस्वीर देखी ना, अब आपने वो तस्वीर देखी, आपको जस्टिस और जॉर्ज फ्लॉयड नजर आया, और आपने कहा आपके जहन में फिर क्वेश्चन, आपने अगर इंक्वायर करना है तो आपने क्वेश्चन बनाया कि ये जॉर्ज फ्लॉयड कौन था, कहाँ रहता था, किस मुल्क में रहता था, इसके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से इसको जस्टिस की जरूरत पड़ी। तो ये नेचुरली आप इसका क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ एक सोर्स से नहीं कलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक सोर्स से कलेक्ट करेंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कश्मीर इशू जो है वो हम सब जानते हैं, कल हमारी आज़ादी का दिन भी है, और कश्मीर इशू 1947 से हमारे साथ चिपका हुआ है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे तो वो कश्मीर के इशू कुछ और बताएगा, किसी कश्मीरी से पूछेंगे तो उसका वर्जन कुछ और होगा, किसी इंडियन से पूछेंगे तो उसका वर्जन कुछ और होगा। तो आपको तो सच्चाई ढूंढनी है, तो आपको इन तमाम वर्जन से या एक थर्ड पार्टी वर्जन से एक आइडिया निकालना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है
कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, आपको इंफॉर्मेशन एनालिसिस करना पड़ता है और आपको डेवलप करना पड़ता है मीनिंग या नॉलेज उससे डेवलप करना पड़ता है। यानी आपने मालूमात इकट्ठी की, उसके बाद उसको एनालिसिस किया, उसके बाद उससे मीनिंग लिए और एंड क्रिटिकल थिंकिंग इसके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। तो बेसिकली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो एक टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस है जिसके अंदर क्वेश्चनिंग करना होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना होता है, उससे मीनिंग डेवलप करना होता है और उसके साथ फिर वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए आप एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। थैंक यू। आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के जो मॉडल है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं हम उसको इस स्टेज पे देखेंगे। ये बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो हम देखते हैं इंक्वायरी का मॉडल। इसके अंदर देखें, पहला स्टेप है एक्सप्लोर करना, यानी कि इंक्वायरी को शुरू करना, वो एरिया चूज करना। क्योंकि हम इसको एक जैसे कि मैंने सीन से सेट करने में आपको बताया कि बेसिकली हम कोई फिनोमेना को देख कर नेचुरली इन्वॉल्व होते हैं। वो तो हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, हम क्या कहते हैं बड़े हो गए हैं और वो बचपन से करते हुए हैं। लेकिन सिस्टमेटिक इंक्वायरी के लिए, क्योंकि हम इस प्रोसेस को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, जिसके अंदर हम टॉपिक चूज करते हैं और क्वेश्चन डेवलप करते हैं। यानी इंक्वायरी शुरू करने से पहले कि आपने कोई एरिया ले लिया, जैसे फर्स्ट करें आप पॉलिटिक्स लेना चाहते हैं, तो आपने कहा कि भाई अभी बर्निंग इशू जो है हमारे मुल्क में कश्मीर का चल रहा है, तो आपने वो ले लिया। या आपने पाक सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसके ऊपर ले लिया कि उसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि जनरली अगर आप टीवी खोलें तो आपको अभी मिलेगा कि हमारे सऊदी अरब से ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हो रहे, बल्कि हमारे ताल्लुकात तुर्की के साथ बनने शुरू हो जा रहे हैं। तो आप टॉपिक चूज करते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चन डेवलप करते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आप एक्सप्लोरिंग का फेज जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो रिट्रीविंग का फेज आ जाता है। इसको हम रिट्रीव में क्या करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्लान बनाते हैं कि आपके वो कौन कौन से सोर्सेज होंगे जहां से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिशनल क्लासरूम के अंदर तो हम लाइब्रेरी यूज करते हैं, लेकिन अब जब कि हम इसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हम इंफॉर्मेशन के लिए हम कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जाएंगे, कहाँ कोई किसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इंडियन वेबसाइट्स पे जाएंगे, पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे जाएंगे। क्योंकि अगर आपको पाकिस्तानी वर्जन ढूंढना है तो आपको पाकिस्तानी अखबार देखना पड़ेंगे, पाकिस्तानी रिसाइल देखना पड़ेंगे। इसी तरह से आप इंडियन अखबार में उसी दिन की खास खबर को देखें तो आपको एनालिसिस करने में आसानी रहेगी। तो लोकेट एंड कलेक्ट रिसोर्सेज, यानी आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को उसमें से छांट के आप अलहदा करेंगे। ये प्रोसेस काफी क्या कहते हैं हेक्टिक, लंबा और इम्पोर्टेंट है और बड़ा मजेदार भी होता है। बड़ा मजेदार भी होता है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा होता है, हर लम्हे एक नई डिस्कवरी हो रही होती है कि अच्छा ये लोग ये कहते हैं, अच्छा ये लोग ये कहते हैं। तो ये सिलसिला आपके साथ साथ जो है वो चल रहा होता है। अच्छा, आपने फिर रिट्रीव जब इंफॉर्मेशन कर लिया तो फिर उस इंफॉर्मेशन को आपको प्रोसेस करने की बारी आएगी, यानी उसको एनालाइज करने की बारी आएगी कि उसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रेलेवेंट लगता है और क्यों लगता है। क्योंकि अगर वो कोई एक ही बात जो है 10 जगहों पे, यानी थर्ड, जैसे फर्ज करें पाकिस्तान का वर्जन है, पाकिस्तानी कुछ कह रहे हैं तो अमेरिकन भी वही कह रहे हैं, सऊदीज भी वही कह रहे हैं, कोई और कंपनी वो कह रही है, तो हम कहते हैं अच्छा हाँ ये सच्चाई है और काफी लोग इससे मुत्तफिक हैं। या लॉजिकली वो जो भी आप अपना पैरामीटर बना सकते हैं, एवेलुएट करना और ऑर्गेनाइज करना उन फंडिंग को, यानी उनको तरतीब देना। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो आपके हिसाब से नहीं मिलेगी। जो चीज आप ढूंढ रहे हैं कुछ जगहों पे वो ऊपर होगी, कुछ जगहों पे नीचे होगी, तो उसको अपने लिहाज से जो है वो आपको ढालना पड़ेगा। इसी तरह से आप फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आ जाता है वो एक मिनट मुझे देखिएगा, चैट रूम में वो एक्सक्यूज में स्क्रीन सही आ रही है? ओके, सवेरा देखिएगा हमारे पास स्क्रीन सही आ रही है, आप जरा थोड़ा सा वेट कर लें, शायद कोई गैप आ रहा होगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रोसेस की, यानी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब उस इंफॉर्मेशन को जो है आपको क्या कहते हैं एनालाइज करेंगे, एवेलुएट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। और जब आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा जिसको कहते हैं क्रिएट करना, यानी अब आपका प्रोडक्ट तैयार करने की बारी आ जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि स्टूडेंट्स जो हैं एंड में कि किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं।
इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के बाद, उसको क्रिएट करने के बाद इसको रिवाइज करेंगे, इसको एडिट करेंगे और फिर कम्युनिकेट विद द ऑडियंस। यानी कि आपने प्रोडक्ट तैयार किया फर्स्ट फेज में, जैसे ये एक प्रोडक्ट है ना, जिसको प्रोडक्ट से मुराद ये एक प्रोडक्ट है, तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनी है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जो आज मैं इसको क्या कहते हैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर यकीनन हम मैंने भी बहुत सारे रिसोर्सेज, किताबें और वो सारे इंफॉर्मेशन रीड आउट की, उसके बाद उसको कलेक्ट किया, एडिट किया, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट एक क्रिएट हो गया पावर पॉइंट के हिसाब से। इसको यकीनन शाम में भी 9 बजे हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे कुछ और साथियों के साथ जो दोपहर में टाइम स्पेयर नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा, इसको एडिट करूंगा, अगर कोई चीज़ इसके अंदर मुझे अभी नजर आ जाती है, और फिर कम्युनिकेट विद द ऑडियंस। अच्छा, अब ये जो कम्युनिकेट विद द ऑडियंस है, तो ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम में क्या होता है कि जो नॉर्मली हम एक प्रेजेंटेशन कंडक्ट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स आते हैं, अपना चार्ट पे बना के लाते हैं, या कोई अच्छे स्कूल हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर लेते हैं, वरना जनरली हम एक वाइट चार्ट के अंदर उसको फ्लो में लिख कर लाते हैं और स्टूडेंट्स खड़े होकर ऑरली दूसरों को बता रहे होते हैं, या एक बहुत अच्छी जदीद क्लास है तो आपने टीचर अच्छा है तो उसने क्लियरली प्रेजेंटेशन करा दी। लेकिन अब क्या है कि ऑनलाइन सिनेरियोज के अंदर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आप इसी तरह से जूम का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं कि आज जो है टीचर के बजाय स्टूडेंट्स की बारी होगी कि स्टूडेंट्स जो है वो जो है क्या कहते हैं जूम में अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे, इसी तरह से अपनी स्लाइड शेयर करके, या और कोई जरिए इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी आप किसी फेसबुक पेज अगर आप अपने क्या कहते हैं क्लास का बना के उस फेसबुक पेज के अंदर जो है अपना जो प्रोडक्ट है, चाहे वो पोस्टर्स की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में, वो स्टूडेंट्स जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स की सूरत में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से जिस प्लेटफॉर्म से हम आपके साथ ये पावर पॉइंट शेयर करते हैं स्लाइड शेयर अकाउंट में, तो आप स्लाइड शेयर अकाउंट के अंदर जो है वो आप अपना स्कूल का या अपनी क्लास का या अपने सब्जेक्ट ग्रुप का जो है वो क्या कहते हैं उसको स्लाइड शेयर अकाउंट बनाकर आप उसके अंदर जो है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट्स वहीं पे इंटरैक्टिवली फीडबैक दे सकें, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर जो है वो सारा कुछ क्या कहते हैं कम्युनिकेट आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। इसी तरह से आप यूट्यूब चैनल अपनी क्लास का बना सकते हैं और उस यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स जो है वो ऑरल प्रेजेंटेशन अपनी घर से रिकॉर्ड कर कर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक अच्छा सा एक्सपोजर जो है इंटीग्रेट करने का जो टेक्नोलॉजी को और टेक्नोलॉजी टूल को जो है वो आपको मिल सकता है। इसके बाद के जो है आपका रिफ्लेक्टिंग का फेज आ जाता है कि इस प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स जो है वो टीचर के साथ मिलकर जो है एवेलुएट करते हैं कि उनकी क्या कहते हैं उनको क्या उनकी लर्निंग हुई है, क्या कुछ वो रियल लाइफ में उसको आगे सिचुएशन को क्या कहते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रोडक्ट को असेस करना कि हमारा प्रोडक्ट कितना कामयाब किया, कितना फीडबैक आया, जो स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आया, टीचर्स की तरफ से फीडबैक आया। और आप क्योंकि ऑनलाइन जा रहे हैं तो वो फिर आपने तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सा मॉडल है जो कि यूज होता है, यूज किया जाता है, या प्रोसेस यूज किया जाता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर। अब इस स्टेज पे मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे अपने माइक को अनम्यूट करके ना, वरना मैं फिर इसको आगे लेके चलता हूँ। जी, आप अपने माइक अनम्यूट करके कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ताहिरा लोधी हियर। जी जी ताहिरा। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। Session is going very well. Sorry, I joined a little bit late, so I missed the introduction session. So if you can repeat or recap the introduction or the नहीं, वो introduction of the session. वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये है कि उसका आपको वीडियो जो है ना, वीडियो लिंक हम आपको कल आज रात तक भेज देंगे, तो यूट्यूब का Okay, लिंक होगा thank तो you. आप उसको वहां से देख लीजिएगा। अलबत्ता आपको ये स्लाइड अगर क्लियर नहीं हुई है, इसमें कोई सवाल आपको पूछना है तो जरूर पूछ सकते हैं। Yes sir, I have a question. Inquiry based जो आपने अभी steps बताए inquiry based के learning के, how is it is different from like जो हम पढ़ते हैं, हमारा एक और जो
टेक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से ये किस तरह डिफरेंट है? हाउ वी कैन देखिए डिफरेंशिएट ये फ्रॉम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? ब्लूम टैक्सोनॉमी से ये बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर जो लर्निंग लेवल्स दिए हुए हैं ना, वो उसको टीच करने में ये मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी इटसेल्फ जो है ना, वो खुद जो है वो एक टीचिंग टूल नहीं है, वो हमें थिंकिंग या कॉग्निटिव लेवल्स बताता है। वो हमें ये बता रहा होता है कि ये मुख्तलिफ लेवल्स हैं लर्निंग के जो कि आएंगे। अब अगर आप ब्लूम टैक्सोनॉमी से इसको रिलेट करते हैं तो देखिए इसके अंदर क्या ज़्यादातर जो स्टेज क्या हो रही है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, यानी और उसके बाद आप उसको एनालाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस के अंदर। ये जो चौथा स्टेज है, तीसरा स्टेज है आई थिंक इसका, कि आप प्रोसेस के अंदर उस तमाम इंफॉर्मेशन को जो है वो एनालाइज कर रहे हैं, एवेलुएट कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेन ट्रांसफर के कॉग्निटिव लेवल है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग आप एक्चुअली स्टूडेंट्स को उसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। फिर उससे आगे जब वो बात करता है क्रिएशन की, तो जब आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है तो आप क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी जब आप उसको प्रेजेंट भी कर रहे हैं तो भी नॉलेज जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो वो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव लेवल है उसको स्ट्रेंथन कर रहा होता है, उसको टीच करने में मदद कर रहा होता है। आई होप कि आपको ताहिरा समझ आया होगा। या या थैंक यू वेरी मच। आई ये भी मेरा भी आई हैव सेम थिंकिंग के आई थिंक दीज आर कोरिलेटेड जी एंड आई थिंक दे हेल्प ईच अदर। ओके अच्छा, अब हम इस अगले स्टेज पे देखते हैं कि इंक्वायरी की जो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है उसके अंदर मुख्तलिफ इंक्वायरी टाइप क्या हो सकती है ना। तो एक पहले टाइप जो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर इंक्वायरी का। अच्छा ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे मजे का काम है, क्योंकि ये नया चैलेंजिंग काम होता है स्टूडेंट के लिए। तो इसके लिए आपका पेशेंट होना और आपकी अंडरस्टैंडिंग होना कि कहाँ पे आपने क्या रोल अदा करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो उस प्रोसेस को समझने के बाद ये जो है क्या कहते हैं टाइप्स इंक्वायरी के लेवल्स हैं, इनको तो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे स्ट्रक्चर इंक्वायरी, यानी कि आप जब स्ट्रक्चर इंक्वायरी करवा रहे होते हैं, ये ज्यादातर जब आप इनिशिएट करते हैं, आपकी पहली क्लास है या आप उस ग्रुप वो जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का वो पहली दफा इंक्वायरी बेस इन्वॉल्व हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि आप किसी को तैरना सिखा रहे हैं तो बस उसको पानी के अंदर फेंक दें बगैर किसी सपोर्ट के और वो तैर के निकल जाएगा। इसीलिए इसकी क्या कहते हैं सिनेरियो मैंने ये वाला चूज किया है कि स्टूडेंट फॉलो द लीड ऑफ द टीचर एज द होल क्लास एंगेज इन वन वाइड इंक्वायरी टुगेदर। इट्स रीइंफोर्स द नॉलेज दैट स्टूडेंट ऑलरेडी हैव। यानी कि ये इंक्वायरी इस तरह की होती है जिसके अंदर टीचर जो है वो स्ट्रक्चर्ड होता है, सब लोग एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली इस प्रोसेस के तहत वो इंक्वायरी बेस को अंडरस्टैंड कर रहा होता है स्टूडेंट्स कि इसमें होता क्या क्या है। और हकीकत में देखा जाए तो इसमें मैं जो समझता हूँ वो एक्चुअली कोई इंक्वायरी इंक्वायरी नहीं हो रही होती, ये ट्रेडिशनल टाइप टीचिंग हो रही होती है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होकर स्टूडेंट्स जो है इंक्वायरी के स्टेप को लर्न कर लेते हैं। अच्छा दूसरी इंक्वायरी थोड़ी सी एडवांस होती है इससे, जिसको हम कंट्रोल इंक्वायरी कहते हैं। इसमें क्या करता है टीचर ही सिलेक्ट करता है टॉपिक को, टीचर ही बता रहा होता है कि यार ये किताब है, ये रिसोर्सेज है, यहाँ जाकर ये इंफॉर्मेशन तैयार करो, ये तुमको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं फिर वो वहां जाके पढ़ते हैं, वहां से आंसर लेकर आते हैं और वो अपने आपके जो क्वेश्चन उन्होंने जनरेट किए होते हैं उसके आंसर्स दे देते हैं। अगर जैसे थोड़ी देर पहले अगर आप देखेंगे जॉर्ज फ्राइड वाली जो एग्जाम्पल है, तो अब मैं अगर वो कंट्रोल इंक्वायरी करवा रहा हूँ तो मैंने कहा भाई आपको इन 5 सवालों के जवाब देने हैं जॉर्ज फ्राइड से मुतालिक, और आप क्या करें इसको जानने के लिए आप न्यूयॉर्क टाइम का न्यूज़पेपर है एक्सेस करें, फला फला तारीख में ये हुआ था, आप फला फला तारीख के न्यूयॉर्क टाइम के क्या कहते हैं खबरों को देखें, आपको ये मिल जाएगा। तो ये क्या क्या मैंने एक कंट्रोल टाइप इंक्वायरी है। ये स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंटली है, वो रिसोर्स भी नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन भी नहीं बना रहे, बस वो क्या कर रहे हैं एक जगह से आंसर को ग्रैब करके लेकर आ रहे हैं। इससे आगे जो तीसरा स्टेज है वो गाइडेड इंक्वायरी का है। इसके अंदर क्या होता है कि टीचर जो है वो प्रेजेंट करता है टॉपिक क्वेश्चन, बस स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं और टॉपिक डिजाइन करते हैं। यानी कि इसमें क्या किया कि टीचर ने टॉपिक दे दिया कि आज हमारी क्लास जो है वो इंक्वायरी करेगी कि बारिश के दिनों में कराची क्यों डूबा या उसकी क्या कॉजेस थी, और बाकी जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, फाइंडिंग्स हैं, रिपोर्टिंग है, प्रेजेंटेशन है, वो सारा जो है वो स्टूडेंट्स का काम होगा।
तो ये कुछ इसको हम कहते हैं गाइडेड इंक्वायरी। टीचर का इन्वॉल्वमेंट मीडियम लेवल का होता है। इसी तरह से गाइडेड इंक्वायरी का जो थर्ड स्टेज था, जिसके अंदर टीचर जो है वो क्वेश्चन को प्रेजेंट करता है और स्टूडेंट्स जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट के साथ मिनिमम हो जाती है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इंक्वायरी हमने सीखनी है, और वो क्या है कि फ्री इंक्वायरी, जो आखिरी स्टेज है इंक्वायरी का, जिसके अंदर टीचर का रोल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और स्टूडेंट्स ही इसके अंदर जो है अपना टॉपिक चूज करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं विदाउट इन्वॉल्व ऑफ एनी टीचर। तो आपने देखा कि किस तरह से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है वो शुरू होती है और इख्तिताम पे होती है। और जब स्टूडेंट्स इस लेवल पे आ जाते हैं फ्री इंक्वायरी के ऊपर, तो हम कहते हैं कि हाँ यार, स्टूडेंट्स ने जो है इंक्वायरी सीख लिया है और नाउ दे आर एफिशिएंट इनफ, या दे आर इनफ कॉन्फिडेंस टू डू द इंक्वायरी। और इस तरह से हम इसको कहते हैं कि भाई जनाब, ये इनका जो है ये इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब ये अपना खुद जो है काम जो है वो कर सकते हैं। तो ये एक स्टेज है और इसमें काफ़ी पेशेंटली आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपने स्टूडेंट्स को कहाँ कितना सपोर्ट करना है। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जनाब मैं कंट्रोल इंक्वायरी करवा रही हूँ तो मैं जो है वो गाइडेड नहीं करूँगी, तो वो आप अपने रोल को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको सही से पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए। और ये देखें, इसमें नई लाइन नज़र आ रही है आपको नीचे के, ये हाई से लो की तरफ टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट जारी है, यानी कि स्ट्रक्चर इंक्वायरी से फ्री इंक्वायरी के दरमियान क्या टीचर किरदार अदा करते हैं। अच्छा, अब हमें इंक्वायरी, क्योंकि स्टूडेंट्स को करवाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा, नेचुरली एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि व्हाट पीपल लाइक टू इंक्वायर, के लोग जो हैं क्या इंक्वायर करना पसंद करते हैं। लेकिन टॉपिक और क्वेश्चन दैट अलाउ स्टूडेंट टू फॉलो देयर पैशन, यानी कि हम बेसिकली जो हमारा पैशन होता है हम उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसके मुतालिक इंक्वायरी करने की कोशिश करते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट्स को जो है वो क्रिकेट का पैशन है, तो आप वो क्या करेगा, वो अगर उसको ये मालूम करने को दिया जाए कि क्रिकेट का बॉल जो है वो इंग्लैंड में क्यों ज़्यादा स्विंग करता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं स्विंग करता, तो कौन सा इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे बॉल स्विंग करता है, या बॉल को स्विंग कराने की टेक्निक्स क्या है, अगर उसके ऊपर वो एक प्रेजेंटेशन बनाएगा, क्योंकि वो उसका क्रिकेट वो खेलता है, वो उसका पैशन है, तो वो इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, उसको लव करेंगे। यानी पीपल उन चीज़ों को इंक्वायर ज़्यादा करते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं या मोहब्बत करते हैं, जो उनका पैशन होता है, जो उनके काम का हिस्सा होता है। इसी तरह से हम इंक्वायर करना पसंद करते हैं जो हमारा इंटरेस्ट होता है। अगर हमारा इंटरेस्ट है, उस हॉबीज़ हैं, क्यूरियोसिटीज़ हैं, यानी माहौल, तो कुछ लोग जैसे वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपने पढ़ी होगी, कुछ लोग माहौलियात के बहुत शौकीन होते हैं, तो अगर उनके असाइनमेंट्स खुद से रिलेटेड होंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्पी लेंगे, तो लोग अपनी दिलचस्पी को सामने रखते हुए उनके काम करते हैं। इसी तरह से अगर कोई इंक्वायरी के लिए ज़रूरी है कि लर्निंग उसके अंदर इन्वॉल्व हो, यानी वो कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो जैसे टॉपिक अलाउ स्टूडेंट टू लर्न न्यू नॉलेज और स्किल, यानी वो ऐसे टॉपिक हों जिसके अंदर नई नॉलेज या नई स्किल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल भी से भी दे सकता हूँ, जो हम मुख्तलिफ एडवर्टाइज करते हैं, तो उसके अंदर जहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट होता है तो वहाँ पर उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता, आपकी लर्निंग, आप कहते हैं कि यार ये तो मुझे आता है, ये इस नॉलेज और स्किल की मुझे ज़रूरत नहीं है, आई नो इतना, तो वो आप, मुझे ये लर्न नहीं करनी, मुझे ऑलरेडी आता है, तो वो आप उस टॉपिक को आप हाथ खींच लेते हैं, आप देखते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि यार ये मुझे लर्न करना है, तो आप क्या करते हैं, उसको फ़ौरन पिक करते हैं, वहाँ फॉर्म भी फ़ौरन भरेंगे, आपको इंतज़ार भी रहता है कि लिंक कब आएगा, मुझे पास पहुँचा है नहीं पहुँचा, सेशन शुरू होने वाला है, मेरे पास लिंक ही नहीं है, तो यू आर वरीड अबाउट इट, अदरवाइज यू डोंट केयर। इसी तरह से लोगों को पसंद होता है कोई किसी मसले को हल करने के, यानी ऐसे क्वेश्चन या टॉपिक जो कि किसी भी के क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि यार हम कुछ डिलीवर करेंगे, कुछ आंसर्स करेंगे, कुछ पॉसिबिलिटीज़ को लाएंगे। जैसे अक्सर लोग इंक्वायर कर रहे होते हैं कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर होता है ना कि
ऐसे प्रॉब्लम्स और उसका सोल्यूशन कि कराची के जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ने के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको इंक्वायर करना कि उसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके बारे में फाइंड आउट करना। तो लोग इस तरफ जाते हैं। इस तरफ भी लोग जाते हैं कि कोई चीज़ नई उनको क्रिएट करने का काम मिले या इन्वेंट करने का काम मिले या कोई नया प्रोडक्ट बनाने या किसी पुराने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने का काम मिले। तो ये बेसिकली 4-5 चीज़ें हैं जो आपको क्या कहेंगे मोटिवेट करती हैं, आपको खींचती हैं अपनी तरफ कि मुझे जो है इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। इसी तरह से जब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर जो है वो टीचर का जो है वो क्या रोल प्ले करना चाहिए, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो रही है क्लास में, मैं टीचर हूँ तो मेरा क्या रोल होगा उसके अंदर। ऑल्दो कि वो जो जैसे आपने वहाँ पे देखा टाइप ऑफ इंक्वायरी के अंदर कि मुख्तलिफ मोटे मोटे जो टीचिंग रोल थे वो डले हुए थे, जहाँ हम जो है कुछ सॉफ्ट रोल देखेंगे जो कि क्या कहते हैं इंक्वायरी के अंदर टीचर के होते हैं। जैसे हेल्प चिल्ड्रन थिंक, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर टीचर का काम क्या है कि स्टूडेंट्स को गाइड करना, स्टूडेंट्स को पिन करना कि वो सोचें, एनालाइज करें, नॉट जस्ट स्पाइट बैक आंसर, यानी स्टूडेंट्स को हेल्प करना कि वो उस इंफॉर्मेशन से जो उन्होंने कलेक्ट की है उसको एनालाइज करें, बजाय इसके कि आप बता देंगे इसका जवाब ये होगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर स्टूडेंट फंसते हैं तो वहाँ पर आपने आंसर्स देने के बजाय उनको इनकरेज करना है कि उस इंफॉर्मेशन के अंदर वो ढूंढें, उनसे कहें कि अच्छा क्या आपने इस एंगल से देखा, क्या आपने फला राइटर को पढ़ा, क्या आपने कौन से इंफॉर्मेशन सोर्सेस थे और आपको लगता है कि कोई सोर्स मिसिंग है तो आप उस तरफ गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जो पहला हेल्प है कि बच्चों को सोचने पे मजबूर करना, बजाय इसके कि आप ग्रुप जो है सही जवाब दे दें। इसी तरह से वो कहते हैं कि टू वर्क विद ईच अदर एंड वर्क ऑफ ईच अदर्स आइडियाज टू डेवलप देयर ओन आइडियाज, यानी उनको इनकरेज करना कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, अपने आइडियाज शेयर करें, दूसरों के सुनें और फिर सबके आइडियाज को लेते हुए एक आइडिया बिल्ड करने की कोशिश करें। टू बी एबल टू यूज एविडेंस टू सपोर्ट व्हाट दे थिंक। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्ज करें स्टूडेंट कहते हैं कि भाई ये है सही जवाब, तो आप कहेंगे क्यों, कैसे, ताकि वो उनको सोचने पे मजबूर करे कि जब वो कोई बात कर रहे हैं तो वो बात हवा में ना हो, बल्कि उस बात के पीछे उनके पास रीजंस हों, तो वो बता सकें कि ये रीजन है जिसकी बिना पर ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। तो वरना वो अक्सर होता है ना कि वो आपने कहा तो मैंने कह दिया नहीं ये खाना ठीक नहीं है, ये खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है। भाई क्यों नहीं ठीक है? तो वो एविडेंस जो है वो बताने के काबिल हो सके, ढूंढने के काबिल हो सके। तो पहला रोल आपका ये है कि स्टूडेंट्स को सोचने पे मजबूर करना, उनको मदद करना कि वो सोचें। अच्छा, दूसरा जो रोल आ जाता है वो आ जाता है लीड बाय आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि आप लीड करें इंक्वायरी को क्वेश्चन पूछ के कि अगर ऐसा होता क्या होता, या क्यों होगा, हाउ अबाउट इट, ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इसके बारे में सोचें, क्या आपने इसको ऐसे सोचा, क्या आपने इसको इस तरह से करके देखा, क्या आपने ये वाला काम किया था, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो आप उनको जो है ना प्रोमोट करें क्वेश्चन पूछ के, ना कि आंसर देके उनकी हेल्प करें। हेल्प करें सवाल पूछकर, जवाब देकर नहीं। शॉर्ट में मैं यही कहना चाहूँगा। हेल्प चिल्ड्रन विद स्किप फोल्डिंग, ये मेरा पसंदीदा काम है, स्किप फोल्डिंग करना। As the scaffolders continue evaluate the student performance and offer appropriate support during inquiry process। यदि इंक्वायरी के प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट्स को कंटिन्यू सहारा देना, अगर वो गिर रहे हैं तो उनको फौरन जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करना, बजाय इसके कि वो मायूस होकर सिलेंडर कर दें कि यार ये काम हम नहीं कर सकते। तो उसके बजाय आपने क्या करना है, जहां वो नीचे आने की कोशिश करें तो वहीं उनको सहारा देकर उठाना है, बजाय इसके कि वो बेचारे इस इंक्वायरी के या रिसर्च के प्रेशर से गिर पड़े। और ये अक्सर होता है, आपने देखा होगा जब कुछ लोगों ने मास्टर्स किया है और थीसिस लिखा है तो आपने देखा हो, आप अगर याद करें कि आपका सुपरवाइजर क्या काम करता है, बेसिकली वो भी एक तरह की रिसर्च और बड़ी रिसर्च होती है जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इंक्वायरी बेस के थ्रू जो है ग्रेड 6 ग्रेड 5 से बच्चे जो हैं वो ये रिसर्चर बन सकें, ताकि जब वो मास्टर थीसिस लिख रहे हों तो वो बड़ी आसानी से हंसते हंसते लिख रहे हों। तो आप देखें कि आपका सुपरवाइजर क्या काम कर रहा होता है। आपको सुपरवाइजर कभी आपको आंसर नहीं बता रहा क्योंकि उसके पास आंसर होता ही नहीं है। और एक तो ये गलत बात है क्योंकि आप वहाँ पे बिल्कुल नई रिसर्च कर रहे होते हैं।
तो वो आपको क्या कर रहा होता है, सहारा दे रहा होता है आपकी मुश्किल वक्त में, जब आपको लग रहा होता है कि आप हार गए या आप इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, या आप कहते हैं कि यार मैंने अपना जितना है सब लगा दिया है, अब आगे नहीं जा रहा तो मैं क्या करूं। तो वहां पर आपका सुपरवाइजर आता है जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वो इस तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकता है और इस तरह से भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। वो आपको सोचने का एक नया एंगल भी दे सकता है, वो आपको क्वेश्चंस की मदद से आपको लीड भी कर सकता है, और वो फिर आपको इसके फोल्डिंग करता है, आपकी हौसला अफजाई करता है, आपको आइडियाज देता है, तो वो आप उसको परफॉर्मेंस कर लेते हैं। तो ये मेजर 3 रोल थे जो कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंदर एक टीचर जो है वो अदा करता है। इसके बाद ये मेरे पास एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है स्कूल ने शुरू की। ये एक होप हाई स्कूल है, ये मीरपुर खास से थोड़ा आगे मीरवा के पास वाक़ है। यहाँ के टीचर्स ने अपने स्टूडेंट के साथ किया था, तो उन्होंने जो प्रेजेंटेशंस वगैरह जो अपनी फाइंडिंग बनाई थी वो पावर पॉइंट पे बनाई थी, और ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू अपने साथियों के साथ, अपने टीचर्स के साथ उन्होंने इसको शेयर किया था। तो ये एग्जाम्पल मैंने लगाई है, जैसे ये स्कूल है, 1 2 3 4 5 6 बच्चों ने इसके अंदर काम किया था, जिसमें अच्छा ये स्कूल के नाम 3 बच्चों का ये काम है, बाकी जो उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड की थी वो उनका था। जैसे ये अशके कुमार और आयशा जुल्फ़िकार ये टीचर्स हैं जिन्होंने ये इंक्वायरी स्टूडेंट्स की मदद से कंडक्ट करवाई। ये इनका जो था इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन, क्योंकि ये कोविड एंटीवायरस के लिए जो है वो क्या ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी ह्यूमन सिस्टम को जो है इम्प्रूव करती हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने किया था। मैं बस ये आपके लिए चला दे रहा हूँ कि ये किस तरह से ये काम करता है। इन्होंने फाइंड आउट किया कि इमेज सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशन और ये सारा इन्होंने बनाया, और ये मुझे खुद इतना नहीं पता, इसलिए मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह से ये इंक्वायरी कंडक्ट की और किस तरह से ये प्रोडक्ट जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन से डिज़ाइन किया कि किस किस्म का फूड खाना चाहिए और कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो बढ़ा सकती हैं, उनको कब लाना है, कैसे खाना है, तो दे आइडेंटिफाई। तो इस तरह से उन्होंने ये इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की थी। मेरा ये दिखाने का मकसद ये है कि ये काम हो सकता है, और मीरपुर खास के एक रूट का एनवायरनमेंट है, तो वहाँ के जब स्टूडेंट्स कर सकते हैं तो यकीनन आप भी उनको सिस्टमेटिकली अपने स्टूडेंट्स को शुरू कराएंगे तो दे कैन आल्सो डू द सेम। तो मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा अपने सेशन को, और अब ये आपकी बारी है कि आप जो हैं वो क्या कहते हैं, जो सवाल आपके जहन में आते हैं आप वो पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे उनको डिस्कस करते हैं। हेलो जी, तबस्सुम आपका माइक खुला हुआ है, आप बोल सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है, वरना आप अपना माइक बंद कर दें। ये कह रही थी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ स्कूल में, तो मैंने ये टेक्निक अपने स्कूल में भी अपनाई है और इसको अपनाते हुए मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट भी इससे लिए हैं। क्योंकि बच्चे स्कूल में मुख्तलिफ, क्योंकि आपको पता है हम गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पे बच्चे किस इलाज के आते हैं, तो मुख्तलिफ बच्चे बीमार मुख्तलिफ तरीके से बीमार हो रहे थे। तो मैंने इंक्वायरी कराई कि आए बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, इनकी वजह क्या है। फिर अपने स्कूल में मैंने डॉक्टर को बुलाया, उसने विजिट किया, बच्चों को गाइड किया, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मेरे पास आए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी इसको इंक्वायरी बेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और आप अपने टीचर्स को इनकरेज कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं कि वो इंक्वायरी बेस को इनिशिएट करें, क्योंकि देखें जो आपने अगर शुरू से ज्वाइन किया हो तो शुरू में जो हमने बल्कि आपने किया था कि शुरू में देखें ना कि जो नए चैलेंजेस हैं उसके अंदर ये जरूरी है कि लर्निंग बहुत जरूरी है, क्योंकि देखें जिस वक्त हम रह रहे हैं ना, जिस सोसाइटी में, उसमें चीजें तेजी से बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही है। यानी अगर आपने आज कोई चीज, कोई हुनर, कोई इल्म सीखा है तो वो आपको 3-4 साल से ज्यादा काम नहीं देता, ये भी शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, एकदम कोई नई चीज आ जाती है, तो अब आपके पास वो स्किल नहीं होगे तो आपको कौन पूछेगा, आप तो एक साइड में बेचारे बैठ जाएंगे या फिर सैलानी वेलफेयर वालों के दर पे खटखटाने चले जाते हैं कि हमारी मदद करो। नहीं, जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हमें लर्निंग नहीं आएगी और हम सरवाइव नहीं कर सकेंगे। और इस वक्त पढ़ाने से ज्यादा लोगों को ये सिखाना है कि सीखते कैसे हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। जी, और कोई सवाल, और कोई साथी सवाल पूछना चाहे? यूसुफ सफाला पूछ रही है ना, ग्रेड के हिसाब से बताएं, ग्रेड 1 में उनके डिफिकल्ट होता है, प्लीज सजेस्ट मी हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस टेक्निक इन ग्रेड 1।
नौरीन यहाँ पर है। नौरीन, आप भी इसका आंसर दे सकती हैं, क्योंकि मेरे लिए इस सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को ग्रेड 5 के बाद जनरली ले रहा होता हूँ। तो अच्छा, नहीं मेरे हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि इस मौके पे कि जब हम ग्रेड 1 के बच्चों को करते हैं ना, तो हमारा बहुत बेसिक वो स्टेप होता है। तो वहाँ पे हमारे ख्याल से गाइडेड, जो आप कहते हैं ना ट्रेडिशनल है ये है, तो मेरे ख्याल से वो गाइडेड है, जहाँ टीचर जो है वो मिलके बच्चों के साथ काम करे, ताकि बच्चे पहले उसका एक्सपोजर हासिल करें और उसके मुताबिक वो यूज टू हो, फिर हम उनको ग्रेजुअली दूसरी इंक्वायरी पे हम लेके चले, स्टेप बाय स्टेप उनको लेके चले इंडिपेंडेंट की उसकी लर्निंग की तरफ। तो मेरा ख्याल से गाइडेड जो है वो ये है कि बच्चों के साथ मिलकर टीचर करे, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। ओके, क्योंकि मैंने नौरीन को इसलिए इन्वॉल्व किया कि नौरीन काफी एक्सपीरियंस रखती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का ना, और ये मैंने उनसे छीन लिया है ये टॉपिक। ओके, अच्छा, ये शिराज ने एक चैट बॉक्स में सवाल पूछा है कि my question is, sometimes we cannot take instruction of teacher regarding inquiry of any topic or analysis, so what should we do and enhance our analysis power? देखिए, ये एनालिसिस पावर जो है ना, ये सिखाई नहीं जा सकती, मेरा मानना है ये सीखी जाती है। तो इसके अंदर आप जितना ज्यादा जो है ना इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे, ये इंफॉर्मेशन को पकड़ना, ढूंढना, छांटना और कुछ, क्योंकि ये अब ऑनलाइन सिनेरियोज के अंदर बहुत ज़्यादा हम इन्वॉल्व है, तो हमें ये देखना होता है कि ये बात कौन कह रहा है और कैसे कह रहा है। क्योंकि देखें, जनरली जब हम किताबें या हम लाइब्रेरी यूज़ करते थे, तो हम देखते थे कि भाई पब्लिशर है कौन है, राइटर कौन है, तो उससे हमें हो जाता था। इसी तरह से ऑनलाइन जब सर्चिंग करते हैं, तो ये वाली वेबसाइटें ख़ासतौर पे नेट वाली, ORG वाली, ये इतनी रिलायबल नहीं होती। अगर आप कोई एकेडमिक इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं तो आपको EDU देखना पड़ता है, या अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट ज़्यादातर GOV पे होती है, यानी gov.us, USA की हो जाएंगी, gvo.pk। इस तरह से आपका मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी वेबसाइट EDU से होती हैं। या अब अच्छा, मज़े की बात एक और हो गया कि मैं कुछ पिछले दिनों कुछ मैसेजेस के हवाले से मैं देख रहा था, तो उसके अंदर अखबारात को देख रहे थे, कुछ अखबार मैंने पढ़े, तो मैंने खबरें पढ़ी, पता चला कि वो अखबार सिर्फ इंटरनेट पे ही एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोगों ने वो खबरें इधर उधर से ढूंढ के वो अपनी वेबसाइट पे डाल के व्यूअरशिप के जरिए वो ऐड कमाते हैं, तो उनकी खबरें इतनी रिलायबल नहीं होती। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से अखबारात हैं, उन्होंने कब खबर शाये की, और एक खबर को अगर आप डालकर दूसरी जगह से ढूंढेंगे तो वो आपको एवेलुएट हो जाता है। डू यू ऑफर एनी फॉर्मल कोर्स फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? ये एक सवाल शहजादी पूछा गया है प्राइवेटली कि डू यू ऑफर एनी फॉर्मल कोर्स फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? अभी करंटली तो हम नहीं कर रहे, लेकिन आपके ये जो सवाल है ये आप जरूर फीडबैक फॉर्म भरते हुए जरूर डालिएगा। मैं दोबारा लिंक डाल रहा हूँ, क्योंकि हम जो है ना ऑडियंस बेस्ड जो है ना वो ज़्यादातर सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको इसके अंदर आपको हेल्प आउट करेगा। ये मेरा लॉक हो गया। ओके, शिराज इज नॉट इन मीटिंग एवरीवन, तो ये ज़रूर फीडबैक फॉर्म में ज़रूर डालिएगा, तो वो हमें हेल्प आउट करेगा। जी, ये मैंने गैलेक्सी S6 जो है जिनका भी है, तो प्लीज़ ये आप फॉर्म में ज़रूर डालिएगा, तो हम इंशाल्लाह अपने क्या कहते हैं इसको ज़रूर इसको ऑफर करेंगे आगे जाके 3 या 4 दिन का प्रोग्राम, जिसके अंदर हम सब मिलकर इस प्रोसेस को कर सकें। जी, अगर आपके पास मज़ीद कोई सवाल नहीं है तो शहजादी फिर हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस।